गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। टुडे इज 28 फरवरी एंड स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं डेली इकोनॉमिक टाइम्स की। दूसरी चीज़ की मैं कोई फीस वगैरह आपको पता है चार्ज नहीं करता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो काफ़ी मतलब अच्छी बात होगी, एक मोटिवेशन रहता है बनाने के लिए। दैट इज इट, स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज आपकी डी स्ट्रीट इंडाइसेस फॉल फॉर 7th स्ट्रेट सेशन। डी स्ट्रीट का मतलब होता है दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट का एक रेफरेंस है, वहां पे बीएससी जो आपको पता होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वहां पे बिल्डिंग है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो स्टॉक मार्केट को अगर रेफर करना होता है तो ऐसे थोड़ा क्रिएटिवली स्टॉक मार्केट को रेफर करने के लिए डी स्ट्रीट नाम का वर्ड यूज किया जाता है फॉर दलाल स्ट्रीट। इंडाइसेस फॉल फॉर 7th स्ट्रेट सेशन। सेशन का क्या मीनिंग होता है? जैसे आपका नॉर्मल डेज ऑफ द वीक होते हैं, तो उसके अंदर सैटरडे संडे को आपका मार्केट बंद रहता है, स्टॉक मार्केट। तो हम जो मंडे टू फ्राइडे का पीरियड होता है और उसके अंदर से कोई नेशनल हॉलीडेज या कोई पब्लिक हॉलीडेज है, उस दिन भी स्टॉक मार्केट बंद होता है। तो अगर हम ये सारी चीजों को हटा देंगे तो वो ट्रेडिंग सेशंस बन जाते हैं। अब ऐसे जो लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं, जिसके अंदर आप पिछले 7 दिन मान सकते हैं, बट सैटरडे संडे वगैरह को एक्सक्लूड करके एंड जो पब्लिक हॉलीडेज या जो भी रहे हैं उनको भी एक्सक्लूड करते हुए, जो 7 लास्ट डेज रहे हैं, सबके अंदर मार्केट थोड़ा थोड़ा फॉल करा है। और ये सिलसिला मतलब कह सकते हैं मंडे को कल भी जारी रहा था, मतलब कल भी मार्केट गिरा है। तो कल कितने से गिरा है? कल आपका निफ्टी 0.4% से गिरा है एंड 0.3% सेंसेक्स गिरा है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे इनको थोड़ा इन्होंने बंडल अप करने के लिए 0.5% के कंपेयर कर दिया, बट आप देखेंगे तो ये 0.36% के आसपास आता है एवरेज इनका। यानी कि मतलब बेसिकली दोनों चीजें क्लोज, अराउंड 0.35% का फॉल आप मान के चल सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों चीज उसकी क्लोज है। 0.5% तो ज्यादा ही है, मतलब दोनों को अगर हम कंबाइन करने के लिए बोलें, क्योंकि इन्होंने बोला है आगे चल के कि दोनों इंडाइसेस नियरली 0.5% फॉल करेगा, जो कि मतलब ठीक है, बोलने के लिए बोल भी सकते हैं। Now, the Sensex briefly slipped below 59,000। दोनों की अब कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है टेक्निकल सी, इसको समझेंगे। सेंसेक्स आपका 59,000 के नीचे चला गया। सेंसेक्स के लिए 60,000 एक बहुत ही साइकोलॉजिकली बड़ा मार्क होता है, एंड 60,000 से पहले ही नीचे जा चुका है। तो अब यहाँ पे जितना भी फॉल आएगा वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। And the Nifty breached 200-day moving average of 17,376, a key technical indicator led by declines in technology, automobile and metal stocks। तो 200 DMA का मीनिंग, जो DMA डे मूविंग एवरेज लिखा है, यानी कि पिछले 200 ट्रेडिंग डेज के अंदर जितना मूवमेंट रहा, जितना ऊपर या नीचे गया स्टॉक्स थ्रू आउट द डे, उसका एक एवरेज निकाला जाता है। और ये एवरेज हर दिन का लिया, हर दिन पे एक एक पॉइंट बनेगा। उनको एक एक पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हम 200 दिन का एवरेज निकाल लेते हैं। अब किसी भी स्टॉक के लिए ऐसे 200 दिन का एवरेज निकलता है, 100 दिन का एवरेज निकलता है, पिछले 5 दिन का भी निकलता है। ऐसे बहुत सारे डीएमएज होते हैं। अगर आपको मैं कभी ट्रेडिंग व्यू एक करके प्लेटफॉर्म होता है, ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारा टेक्निकल चार्ट आप बना सकते हैं, उसके अंदर एक ये इंडिकेटर होता है। तो अगर कोई स्टॉक तो अपने 200 डीएमए के नीचे चले जाता है, तो माना जाता है कि वो मतलब फंडामेंटली उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, या फंडामेंटली उसके अंदर और फॉल आएगा। और ये चीज हुई, और निफ्टी भी आपका टोटल मिला के 200 डे मूविंग एवरेज से अपना नीचे जा चुका है, जो कि ये इस पर थी 376 पर थी, 300 डे मूविंग एवरेज। एंड इसकी क्लोजिंग प्राइस 17,392 के आसपास रही है। मतलब बेसिकली 200 डीएमए फिर इसको भी इंक्लूड करके एवरेज निकालेगा, तो ये इसलिए थोड़ा और कम हो गया। नाउ इसके अंदर जो डिक्लाइन रहा वो मेनली रहा टेक्नोलॉजी सेक्टर की वजह से, ऑटोमोबाइल एंड मेटल स्टॉक्स की वजह से। यही सारे सेक्टर्स हैं जो आपको रिसेंटली थोड़े टाइम पहले तक बहुत बढ़ते हुए दिख रहे थे और अब नीचे गिरने वाले हैं। जब हम सीरीज कंटिन्यू करते थे जनवरी में, तब मेटल स्टॉक्स की हमने इतनी न्यूज पढ़ी थी कि मेटल स्टॉक्स में बूम आ रहा है, बूम आ रहा है, एंड अब ये फॉल कर रहे हैं उतने ही रेट से, आप कह सकते हैं। नाउ ये अब नेक्स्ट न्यूज है आपकी। इसके अंदर लिखा है कि बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड्स एट नियरली 4-month हाई। तो ये आपको लगेगा कि थोड़ा कंफ्यूजिंग न्यूज है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है और बॉन्ड की यील्ड ऊपर जा रही है। तो हाँ, ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, बट आपको बेसिक लॉजिक के अंदर ये चीज गलत लग रही होगी, तो मैं इसका समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कि ऐसे कुछ गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज हैं जिनको बेंचमार्क लेके चला जाता है। बेंचमार्क मतलब जैसे अगर आपको कोई लोन देना है किसी को इंटरेस्ट रेट पर, तो आप इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। उसके अंदर आपका बेंचमार्क एक मेथड है कि गवर्नमेंट जिस रेट पर आपका बॉन्ड इशू कर रही है, उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत प्रीमियम चार्ज करूंगा। क्यों चार्ज करूंगा? क्योंकि मैं जो आपको पैसा दे रहा हूँ, गवर्नमेंट अगर आपको आप मतलब अगर आप अपना पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं,
वहां पर तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल रिस्क है। तो वो आपका मान लेते हैं अगर 10% पे गवर्नमेंट आपको मतलब आप गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं तो वहां पे बिल्कुल रिस्क नहीं है आपके पास। अब अगर आप किसी ऐसी एंटिटी को प्राइवेट कंपनी है या कोई ऐसी बिजनेस है उसको आप दे रहे हैं लोन तो वहां पे रिस्क है। तो वहां पे आपको 10% से ज्यादा रिटर्न की रिक्वायरमेंट होगी, मान लेते हैं 12% या 14%, जितना रिस्क है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका 10% जो हुआ वो एज अ बेस प्राइस, एज अ बेस इंटरेस्ट रेट आपने यूज कर लिया रिस्क के साथ कैलकुलेशन करने के लिए। अभी बहुत टेक्निकल कैलकुलेशन होती है, मैंने तो बहुत इजी करके बताया। तो ये जो बॉन्ड यील्ड है बेसिक वाली, ये आपकी पिछले 4 महीने से सबसे ज्यादा हाई पर चल रही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट हायर बोरोइंग इस बार करना चाहती है, एक तो ये कंसर्न है क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा बाहर का डेट हो गया है, तो बाहर के डेट को रीपे करने के लिए इंटरनल डेट से ये लोग काम चला रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होने वाली है तो वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा डिपॉजिट करा दें एंड उसमें मार्केट के अंदर डिमांड कम हो जाए। मार्केट के अंदर डिमांड होते ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो आई होप पूरे समझ में आ गया होगा और क्यों किया ये भी समझ में आ गया होगा। लेंडर्स टू रिटेन क्रेडिट लिमिट्स ऑफ अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस सभी को पता ही है कि बहुत ज्यादा फेम के अंदर चल रहा है आज की डेट में, क्योंकि इनका स्टॉक प्राइस के ऊपर एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी एंड मतलब बहुत सारी चीजें हुई कि वो सही है गलत है। उसके अंदर 88 इनके ऊपर एलिगेशन थे जिसके अंदर से 66 शायद मतलब ऐसे फेक निकाले गए बाद में या कुछ कुछ हुआ। तो ऑल इन ऑल क्या हुआ कि इनके स्टॉक्स पहले बहुत ज्यादा पंप हो गए थे जो अब काफी ज्यादा बड़े मार्जिन से फॉल कर गए हैं, शायद बिलियंस में लॉसेस इनको हुए हैं। और ये एक टाइम पे रिचेस्ट मैन बन गए थे इंडिया के अंदर, जो वापस से नीचे आ गया। तो इसके अंदर हुआ क्या है कि अब जो इनके लेंडर्स हैं वो इनकी क्रेडिट लिमिट्स को उतना ही रख रहे हैं जितनी है, मतलब और लोन इनको अब नहीं मिल रहा है किसी भी इनके जो प्रीवियस लेंडर्स हैं उनसे। प्रीवियस लेंडर्स के अंदर इनके एसबीआई से लेकर बहुत सारी कंपनीज आती हैं। अब ये आपको अगर थोड़ा और बैकग्राउंड समझना है तो लोकसभा की जब भी बात होती है, अगर आप क्लिप्स वगैरह देखते हैं राहुल गांधी काफी सारी क्लिप्स आती हैं बोलते हुए कि अदानी एंटरप्राइजेस अगर किसी भी चीज के अंदर काम करना चाहता है तो गवर्नमेंट उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर। गवर्नमेंट लिटरली वो मतलब बहुत ज्यादा एलिगेशन लगाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि बहुत ज्यादा वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को ले रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, ऐसी चीजों पे सब्सिडी दे रहे हैं। अपना जो बजट आया उसके अंदर बहुत सारी चीजों पे ऐसी सब्सिडी दिया, ऐसे प्रोजेक्ट्स निकाले गए, टेंडर निकाले गए जो अदानी जिनके अंदर डील करता है, जैसे सोलर पावर के अंदर हुआ, हाइड्रो पावर के अंदर हुआ, इन सब के अंदर, तो ग्रीन एनर्जी के अंदर हुआ बेसिकली। तो उसके लिए ये थोड़ा क्लैरिफाई करते हुए आप कह सकते हैं एक न्यूज भी हो सकती है कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, देखो हम अपना बैंक से अपने लोन भी नहीं दे रहे अदानी एंटरप्राइजेस को। तो ये उस सेंस में भी न्यूज एक हो सकती है। बट फिर भी हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट इसके अंदर एक आगे चल के ये है एईएल मतलब है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। रेटेड लोन्स ऑफ 13,900 करोड़ इसके पास रेटेड लोन्स। रेटेड लोन्स मतलब जिनकी रेटिंग निकाली गई है। रेटिंग मतलब जैसे वो कितना सिक्योर लोन है, या जैसे डबल बी का बॉन्ड है या ट्रिपल ए का बॉन्ड है, इस तरीके से जो लोन्स होते हैं सारे। रेटेड बॉन्ड का ही फायदा होता है कि फिर आप उस पे इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे एक रेटेड इनको लोन दिया गया ट्रिपल बी की रेटिंग पर, तो आज की डेट में कितनी रेटिंग चल रही है वो ये इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं इनको डबल बी की रेटिंग का लोन मिला था 10% पर, बट आज की डेट में डबल बी की रेटिंग का जो लोन मिल रहा है वो 9% पे मिल रहा है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी इस वाले लोन को मतलब बेच देंगे एक तरीके से और इस वाले को खरीद लेंगे। कैसे करेंगे? इस पे एक नया लोन ले लेंगे, फिर जो पैसा आएगा उससे इसको रीपे कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि इनके पास तो सेम पैसा रहा, इनको जो यहाँ से मिला वही रहा, और फिर क्या हुआ कि इनका इंटरेस्ट रेट 10% से कम होकर 9% हो गया इफेक्टिवली। तो इस तरीके से रेटेड बॉन्ड्स का फायदा होता है और काफी सारे आइडेंटिफिकेशन के फायदा होते हैं। तो अब यहाँ पर ये हुआ। अब इसके आगे लिखा है कि दे कंप्राइज फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लोन्स। तो अब यहाँ पे फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लोन्स का मतलब समझ लेते हैं। फंड बेस्ड का मतलब होता है कि बहुत बेसिक है कि बैंक आपको जो लोन देता है कैश के फॉर्म में देता है एंड ओवरड्राफ्ट भी दे सकता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अगर आपने जैसे आपके बैंक बैलेंस के अंदर जितना पैसा है, अगर आप उससे ज्यादा का चेक या उससे ज्यादा की पेमेंट करते हैं तो बैंक उसको अलाउ कर देता है, जो डिफरेंस होता है उसको लोन के फॉर्म में आपको दे देता है फॉर द टाइम भी। इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है और ये काफी सारे करंट अकाउंट्स के अंदर ही सिर्फ अवेलेबल होता है। बाकी नॉन फंड बेस्ड सर्विस के अंदर ये होता है कि बैंक आपको लोन नहीं देगा, आपका कोई लेंडर है या आपको किसी को पैसे देने हैं तो आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देगा, या फिर उनसे अगर उनका कोई सेटलमेंट होना होगा तो उसको सेटल कर देता है। तो एक फ्लो ऑफ कैश इसके अंदर नहीं होता है, बट फिर भी आपको क्रेडिट मिल जाता है बैंक से। तो आगे चलते हैं। G20 ऑन गेस्ट लिस्ट
होटल सर्व अप टैरिफ हाइक्स। तो आपको पता होगा G20 मैंने आपको पूरा 2 बार एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट 2 वीडियोस के अंदर। G20 के अंदर जो भी अब समिट्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, उन सब की वजह से होटल इंडस्ट्री जो इंडिया की है वो एक बुल रन पर चल रही है। बिल्कुल भी रूम रेट्स एक तो बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, दूसरी चीज की होटल्स अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि एक तो G20 के लिए अपने पूरे साल के लिए बहुत सारी जगहों पर होटल्स बुकड हैं, और उसके अलावा कॉर्पोरेट समिट जो होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि अब लॉकडाउन वगैरह पूरी तरह से हट गए हैं, तो वो लोग चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन करें, ये सब करें। तो उसकी वजह से भी रूम रेट्स के अंदर बहुत ज्यादा हाइक है, एंड वहां पे भी बहुत ज्यादा टैरिफ हाइक देखने को मिल रहा है। टैरिफ का मतलब होता है रेट्स, रेट्स बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। तो आगे चलते हैं। अब ये पॉलिटिक्स की न्यूज है, ये हमने थोड़ी स्किप करी है, आगे चलते हैं कंपनीज पर्सी ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। सबसे पहली न्यूज है IFCI एंड EY टू हेल्प स्ट्रीमलाइन 10,000 करोड़ फेम स्कीम। तो ये आपका IFCI आपकी एक इंडिया की पब्लिक नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है। इसका आपका इन्होंने ऑलरेडी ये एक्चुअली 10 प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट की एक स्कीम है PLI स्कीम, उसके अंदर 14 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं टोटल, उसमें से 10 ये लोग हैंडल करते हैं। इन्होंने EY के साथ मिलकर, EY आप सभी को पता है कंसल्टिंग फर्म है, एक 10,000 करोड़ की एक स्कीम है गवर्नमेंट की, फेम करके। फेम का फेज 2 है अब ये। फेज 2 2019 में शुरू हुआ था, अब एक्सटेंड होकर 2023 तक चलेगा। तो इसके अंदर 10,000 करोड़ का यहाँ पर एक सम है जिनको मैनेज करना है। इसलिए करना है क्योंकि इस स्कीम का मोटिव है EV को प्रमोट करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना। एंड फेम का मतलब होता है आपका फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये फेम EY के मतलब EV को बूस्ट देने के लिए पूरी स्कीम है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ये तरीके से फेज 2 जो आपका लिखा होगा, फेज 2 इसके इस तरीके से गवर्नमेंट इनको बेनिफिट देती है। 3 व्हीलर 4 व्हीलर सेगमेंट दोनों बेनिफिट है, और 2 व्हीलर सेगमेंट के अंदर प्राइवेट व्हीकल्स पे मेन एम्फोसिस है। लिथियम आयन बैटरीज पे आपका फोकस किया गया इसके अंदर, और जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसके अंदर और ज्यादा उस पर भी किया जाएगा। हालांकि कोई नाम नहीं है इसका, मतलब अभी तक नहीं आई है। और इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं पॉज करके, बहुत बेसिक पॉइंट्स है। अब IFCI बेसिक, अब IFCI क्या करेगा, इसके अंदर दोनों का रोल बताया गया है। IFCI क्या करेगा, गवर्नमेंट और जो सारी कंपनीज इसके अंदर अप्लाई करना चाहती हैं स्कीम के लिए, उसके बीच में एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। मतलब सारा हैंडल उसको यही करेगा, सारे एप्लीकेंट की कौन अच्छा है कौन खराब है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होएगा वगैरह वगैरह। एंड EY कंपनी की बुक्स को ऑडिट करेगा, जो ये कंपनीज अप्लाई करेंगी इनकी बुक्स को ऑडिट करके चेक करेगा कि ये जो सबमिट कर रहे हैं डिटेल वो सही है या नहीं है। आगे चलते हैं। रिलायंस रिटेल एम्स टू बिकम वर्ल्ड्स बिगेस्ट गारमेंट सेलर इन 2 years। तो यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब ऑलरेडी ये इंडिया के बिगेस्ट गारमेंट सेलर हैं। इन्होंने 4,000 फैशन अपैरल रिटेल स्टोर्स हैं इनके पास। इनके अंदर ब्रांड्स आते हैं रिलायंस रिटेल के अंदर, ऐसे रिटेल अपैरल से रिलेटेड ट्रेंड्स आता है। रिलायंस ट्रेंड, सेंट्रो, अजोर्ट एंड फैशन फैक्ट्री, FF करके अगर आपने इनका लोगो दिखाओ। एंड 430 मिलियन के इन्होंने पीसेस सोल्ड किए, पीसेस मतलब यूनिट सोल्ड किए हैं 2022 के अंदर। तो ये इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट उस पर चल रहे हैं। वी हैव 1.4 बिलियन पीपल इन इंडिया, सो द मार्केट इज ऑलरेडी हियर। मतलब ऑलरेडी इनके पास मार्केट है, बट वर्ल्ड के बिगेस्ट ये बनना चाहते हैं 2 साल के अंदर। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इनका ऐसा मानना है कि अगर इंडिया के अंदर भी अपना मेजोरिटी मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी ये नंबर 1 पर है, तो मतलब बेसिकली इंडिया में और ज्यादा लोअर इनकम सेगमेंट तक और अपर इनकम सेगमेंट तक भी पहुंच पाते हैं। तो ही ये सिर्फ इंडिया में बेच कर ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट भी बन जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। कस्टमर स्पेंडिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन सेंटिमेंट, ये इन्होंने एक काफी बहुत जेनरिक स्टेटमेंट दिया कि कंज्यूमर स्पेंडिंग इंडिया के अंदर काफी ज्यादा फील गुड फैक्टर पे होती है। फील गुड फैक्टर मतलब अगर अच्छा लग रहा है तो खरीद लिया, या कोई फेस्टिवल आया तो खरीद लिया। बहुत नीड बेस्ड शॉपिंग नहीं होती है इंडिया के अंदर, जो कल्चर ये लोग डेवलप करना चाहते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर। अब एक छोटी सी न्यूज यहाँ पर, ओनली 1 in 10 women in India incorporative rises to leadership position। बहुत बेसिक न्यूज है कि जो 10 वुमेन होती हैं इंडिया इनकॉपरेटिव के अंदर, यानी कि जो इंडिया की कंपनी सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, उसके अंदर से एक वुमेन, यानी 10% वुमेन ही लीडरशिप पोजीशन जैसे CEOs वगैरह पोजीशन पर पहुंच पाती हैं। अब आगे चलते हैं। अब एक आपका सेगमेंट आएगा इकोनॉमी का। अब ये न्यूज है कि नॉर्म्स रीजिग ऑन कार्ड्स टू ड्रॉ प्राइवेट प्लेयर्स टू हाईवेज। तो यहाँ पे नॉर्म्स रीजिग का मतलब है कि कुछ जो रूल्स हैं उनको रीशफल करना है। रीजिग का मतलब होता है रीशफल या चेंज करना। ऑन कार्ड यानी कुछ रूल्स को चेंज करना, ऑन कार्ड यानी हो सकता है ऐसा हो कि कुछ रूल्स चेंज करें। क्यों करेंगे? क्योंकि ये प्राइवेट प्लेयर्स को हाईवे की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेके आना चाहते हैं।
गवर्नमेंट, यानी उसको मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करना चाहती है। आउटसोर्स करने का मतलब होता है कि ऐसा काम जो गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी किसी और से करा ले, यानी कि जैसे अगर आपको मान लेते हैं अपनी कंपनी के लिए प्रिंटिंग करानी है, तो प्रिंटिंग में आपकी कंपनी की एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, किसी प्रिंटिंग कंपनी को हायर कर लेंगे या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंपनी को हायर कर लेंगे, तो उनका उसके अंदर एक्सपर्टीज है, तो आपको उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो आपका काम कर देंगे। इस तरीके से आउटसोर्सिंग वर्क करती है। अब यहाँ पर द फोकस इज ऑन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टू रिड्यूस इनकम ब्रांचेस। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस है कि इम्प्लीमेंट हो सके जल्दी से जल्दी। पब्लिक कंपनीज जो होती हैं वो लेथार्जिक होती हैं और उनके अंदर इंसेंटिव की कमी की वजह से बहुत ज्यादा डिले हो जाता है काम का, तो ये वो नहीं चाहती है, इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स पे एम्फोसिस किया गया है। अब इसके अंदर शी सेड, ये जो आपकी अलका उपाध्याय है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी वो बंदा होता है जो आपका ब्यूरोक्रेसी से आया होता है। एक तो आपका हर मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्टर होता है एंड मेंबर ऑफ स्टेट होता है, जो कि आपका पॉलिटिक्स से आया होता है, पार्टी से आया होता है। एक होता है ब्यूरोक्रेसी जो वहाँ पे वर्क करता है, यूपीएससी देकर वो सब देकर बना होता है। तो सेक्रेटरी जो है उनकी, वो आप कहती हैं कि द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड इट्स फोकस टू बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड गिवन द ग्रोइंग एपेटाइट ऑफ फॉर सच प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं गवर्नमेंट के पीपीपी करने का। पीपीपी मतलब होता है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि देखो, अगर कभी भी गवर्नमेंट के साथ काम करना होता है किसी प्राइवेट कंपनी को, तो उसके अंदर बहुत सारे मतलब चोंचले बोलते हैं वैसे तो, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो उसके अंदर एक रेवेन्यू शेयरिंग या कैसे काम होगा उसका, वो भी एक बड़ा डील आती है, क्योंकि पब्लिक प्रोजेक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट का मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, तो जो उसकी जो भी कॉस्ट लगनी होती है वो कैसे कवर होगी, वो भी बहुत बड़ा टास्क होता है। जैसे अगर आप मेट्रो की बात करेंगे, मेट्रो इतनी सस्ती है और मेट्रो के ऑपरेशंस की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो मेट्रो आपकी स्केल पे वर्क करती है कि बहुत ज्यादा लोगों को लेके जाएगी इधर से उधर, तब वो अपना पूरा कर पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जिन स्टेशन के ऊपर या जिन लाइन्स के ऊपर कम लोग जाते हैं, वहां मेट्रोज भी कम आती हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। पर जैसे बिजिएस्ट लाइन्स जो होती है, येलो लाइन, ब्लू लाइन एक्सेट्रा, दिल्ली मेट्रो के अंदर, तो उनपे बहुत ज्यादा मेट्रोज आती है, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा होते हैं, पैसा कवर हो जाता है। अब क्योंकि ऐसे पीपीपी के अंदर रेवेन्यू शेयरिंग के बहुत मसले होते हैं, तो वहां पे बहुत सारे मॉडल्स हैं। पहला मॉडल आपका द बीओटी मॉडल। बीओटी एनुइटी मॉडल के अंदर क्या होता है कि आप अपना बनाएं, अब जो भी प्राइवेट कंपनी है वो बनाएगी किसी भी हाईवे को या किसी भी प्रोजेक्ट को, उसको एक स्पेसिफाइड टाइम तक ऑपरेट करेगी खुद से, तो जो भी रेवेन्यू आएगा वो उसका, एंड उसके अलावा गवर्नमेंट एक पेमेंट भी करेगी। तो यहाँ पर ये होता है बीओटी टोल मॉडल होता है। इसके बाद बीओटी के अंदर ये भी आता है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। अच्छा, बीओटी के अंदर जो मैंने ऊपर बताया, इसके अंदर ये हुआ कि यानी कि आप उसको ऑपरेट करेंगे, खुद अपना रेवेन्यू भी कमाएंगे एंड गवर्नमेंट आपको पेमेंट भी करेगी। एंड जब ये पूरा हो जाएगा, आपका पूरा कॉस्ट आपको मिल जाएगा दोनों तरीके से मिलाकर, तो अब उसको अपना ओनरशिप को ट्रांसफर कर देंगे गवर्नमेंट। अब बीओटी टोल मॉडल के अंदर क्या होता है कि अब इसके अंदर आपका जो गवर्नमेंट होती है वो आपसे कोई पेमेंट नहीं करेगी, तो आपको बनाना है, आपको ऑपरेट करके अपना पूरा कॉस्ट कवर करना है, फिर आपको ट्रांसफर कर देनी है ओनरशिप। तो इसके अंदर मतलब 30-30 साल तक भी लग जाते हैं ऐसे बीओटी टोल मॉडल की ओनरशिप ट्रांसफर होने में। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल, इंजीनियरिंग ईपीसी, ये मॉडल के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट आपका बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती है पूरे पैसे देने के अंदर, बस बाहर की एक्सपर्टीज हम इंजीनियरिंग में लेते हैं। तो अगर आपकी जो कंपनी है वो इंजीनियरिंग के अंदर एक्सपर्टीज दे सकती है, तो वो आती है एंड प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट, सारी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट सब गवर्नमेंट मीट करती है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर इस मॉडल के अंदर। अब यहाँ पे जो आपको दिखेगा वो यहाँ पर ये है कि पहले तो बोला गया है कि बीओटी मोड के अंदर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स होल्ड करे जा रहे हैं कि इनकी एपेटाइट बढ़ रही है। दिल्ली मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है डीएमआरसी, मैंने यहाँ पे खोला हुआ है पेज, ये भी आपका अगर आप हिस्ट्री इसके अंदर बैकग्राउंड पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, तो ये भी आपका बीओटी टोल मॉडल पर ही हुआ था पहले, और फिर बीओटी के अंदर इसके अंदर कुछ पेमेंट भी करी गई, तो उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर हुई। तो बेसिकली बीओटी एनुइटी मॉडल में ये घुमा फिरा के हुआ पूरा कंप्लीट। अब जो किया जा रहा है, अब यहाँ पे आपको एक टर्म दिखेगी, वी आर कंसिडरिंग पुटिंग अ मिनिमम बीबीबी रेटिंग, ट्रिपल बी रेटिंग फॉर बिडर्स इन हाइब्रिड एनुइटी मॉडल फॉर हैम प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर हाइब्रिड एनुइटी मॉडल की बात की गई है, ये हाइब्रिड एनुइटी मॉडल है। इसके अंदर क्या होता है, बीओटी एनुइटी जो ऊपर सबसे पहला, जिसके अंदर कोई पेमेंट नहीं की गई है, ईपीसी मॉडल्स पे ये काम करेंगे। तो यानी एज पर द डिजाइन द गवर्नमेंट विल कॉन्ट्रीब्यूट 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन द फर्स्ट 5 ईयर्स, यानी पहले 5 साल के अंदर गवर्नमेंट 40% इसके ऊपर ऑपरेट करेगी, 40% पैसा देगी। द रिमेनिंग पेमेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स क्रिएटेड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलपर, यानी कि जो बाकी पेमेंट की जाएगी वो आपकी क्वालिटी पे, आपके इंजीनियरिंग वाले
एक्सपर्टीज के बेसिस पे की जाएगी, बट गवर्नमेंट ही करेगी सारी पेमेंट। तो उनको बेसिकली टोल कलेक्शन या ये सब नहीं करना, ऑपरेट नहीं करना बेसिकली कंपनी उसको, अपने प्रोजेक्ट को। तो इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग की बात की जा रही है। अगर जो कंपनीज हैम मॉडल के अंदर काम करना चाहती हैं उनकी मिनिमम रेटिंग BBB होनी चाहिए। ये एक यहाँ पे क्राइटेरिया इन्होंने बना दिया है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो की लेंथ शायद थोड़ी सी बड़ी हो गई आज, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, ऑलमोस्ट उस लेंथ पर है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें इसको, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन रहता है। एंड इंस्टाग्राम का एक लिंक दिया हुआ है नीचे, उस पर जल्दी से पोस्टिंग होने वाली है शुरू, तो उसको भी कर सकते हैं फॉलो। दैट इज इट, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।